डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। के एम नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जिन्होंने मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर दे दिए हैं। हम लोग 160 क्रॉस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है हम जल्द ही अपना 1000 का आंकड़ा पूरा कर लेंगे। फिलहाल हम लोगों का टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। कल हम लोगों ने ब्लड पढ़ा था। जैसा कि पता है, ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड के कार्य पढ़ लिए थे। उसके बाद में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा था। ब्लड पढ़ा था जिसके अंदर दो मेन सब्सटेंस होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है जिसके अंदर हम लोगों ने प्लाज्मा ब्लड का 55% लगभग निर्माण करता है। इस प्लाज्मा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन स्टूडेंट्स, प्लाज्मा का 7% भाग प्लाज्मा प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है, जिसके अंदर हम लोगों को 4 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं। पहला है जैसे एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन और चौथा है फिब्रिनोजन। इस प्रकार हम लोग जो है सबका डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबका अलग अलग रोल होता है हम लोगों के। सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे एल्बुमिन प्रोटीन की। एल्बुमिन प्रोटीन का क्या रोल है, हमारी बॉडी के अंदर कितना पाया जाता है। इसका नॉर्मल रेंज जो है 4.5 मिलीग्राम इन कितने में 100 ml प्लाज्मा में इसकी नॉर्मल मात्रा पाई जाती है। स्टूडेंट्स, ये एल्बुमिन जो है सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबुलिन प्रोटीन की, जो कि 2.5 मिलीग्राम ईच 100 ml प्लाज्मा में पाया जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं एल्बुमिन की कि एल्बुमिन जो है, एल्बुमिन प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन जो है प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का इसका कार्य है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य है। मेंटेन करने का कार्य है किसका? एल्बुमिन प्रोटीन का। दूसरा इसका जो है, एल्बुमिन प्रोटीन विभिन्न प्रकार के लिपिड्स को कैरी करने का कार्य करता है। कौन? एल्बुमिन प्रोटीन विभिन्न प्रकार के लिपिड्स को कैरी करने का एल्बुमिन प्रोटीन का कार्य है। सेकंड हम लोग बात करते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन की। ग्लोबुलिन प्रोटीन की जैसा कि इसकी नॉर्मल मात्रा 2.5 मिलीग्राम ईच 100 ml प्लाज्मा में होती है और आप देख भी रहे हैं कि एल्बुमिन से इसकी मात्रा कम होती है। इस प्रोटीन का निर्माण अधिकतर लिवर में होता है, लेकिन कुछ मात्रा में लिम्फोइड टिश्यू भी ग्लोबुलिन का निर्माण करता है। इसको हम लोगों ने
तीन प्रकार में बांटा गया है। अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन, बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन और गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन को हम लोगों ने तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन का कार्य है हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि हीम और ग्लोबुलिन में हीम और ग्लोबिन के अंदर हीमोग्लोबिन टूटता है। इसका प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसको कैरी कौन करता है? टूटने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन लेकर के जा रहा है? ग्लोबुलिन प्रोटीन इसको लेकर के जाता है या यूं कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन की। तो बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो आयरन और कॉपर को कैरी करता है। यही बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन थायरोक्सिन हार्मोन को भी कैरी करने का कार्य करता है। किसको? आयरन एंड कॉपर को तो कैरी कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में थायरोक्सिन हार्मोन को भी कैरी करता है। कौन? बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन का। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडी का कार्य करता है और ये लिम्फोसाइट सेल से निर्मित होता है। एंटीबॉडी का कार्य करता है और ये किससे? लिम्फोसाइट सेल से निर्मित होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो है वो ईच 100 ml प्लाज्मा में 0.3 मिलीग्राम ईच 100 ml में इसकी नॉर्मल मात्रा होती है। फिब्रिनोजन जैसा कि एक क्लोटिंग फैक्टर का कार्य करता है। आप क्लोटिंग फैक्टर से समझ लीजिए, क्लोटिंग फैक्टर ऐसे फैक्टर जो ब्लड के क्लोट होने की प्रक्रिया में मदद करे, वो क्लोटिंग फैक्टर कहलाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ब्लड को नहीं जमने देना। ठीक है, तो ये फिब्रिनोजन जो है इसका क्या रोल है? सबसे महत्वपूर्ण, ये क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन। स्टूडेंट्स, ये भी एक प्रकार का क्लोटिंग फैक्टर का ही कार्य करता है। फिब्रिनोजन के समान ही, जैसे फिब्रिनोजन का कार्य है वैसे ही इसका काम भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का कार्य करती है। और ये है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में। इसका मतलब डिक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज। बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हम लोगों ने बात की थी प्लाज्मा और ब्लड सेल्स की। प्लाज्मा और ब्लड सेल की, प्लाज्मा का हिस्सा है ये। पहला हिस्सा क्या था? प्लाज्मा प्रोटीन। सेकंड क्या था? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सेकंड, उसके बाद गैसेस थी, उसके बाद में हार्मोन्स था
और क्या था, न्यूट्रिएंट्स था। 5 हिस्से किसमें, प्लाज्मा के अंदर पाए गए। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के। ब्लड में बहुत कम मात्रा में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं, जो कि निम्न है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक, आपके घर में हम लोग जो घर में नमक यूज करते हैं उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद में के पोटेशियम K+, पोटेशियम, आयोडीन, ये क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है। सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, पोटेशियम हो गया, फेरस और कॉपर Cu, कॉपर। ये हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनका हमारी बॉडी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये बहुत सारे कार्य करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला इसका कार्य क्या है, सेल फॉर्मेशन। कोशिका का निर्माण, किसके द्वारा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के कारण मदद करता है कोशिका के निर्माण में। उसके बाद में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स जो होती है वो ट्रांसमिट करने का कार्य किसका होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। किसको, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। कौन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सेल की। कंपोजिशन ऑफ ब्लड था, जिसके अंदर एक पार्ट था प्लाज्मा और सेकंड पार्ट था ब्लड सेल्स के अंदर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा ब्लड सेल को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से, सबसे पहले RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। उसके बाद में हम लोगों ने इसको WBC वाइट ब्लड सेल्स, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, और नेक्स्ट प्लेटलेट, इसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जैसा कि ब्लड सेल कहाँ निर्माण होता है, ब्लड सेल का, इन ब्लड सेल का निर्माण शरीर में पाई जाने वाली प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा निर्माण होता है। किसका, ब्लड सेल्स का प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा किसका निर्माण होता है, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। इन स्टेम सेल में विभिन्न प्रकार का डेवलपमेंट और परिवर्तन होने पर ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। ब्लड सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। ये जो ब्लड सेल्स बन रही है उसे हम क्या कहेंगे, हीमोपोइसिस। ब्लड सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया को
हीमोपोइसिस कहते हैं। किसके द्वारा निर्मित होती है ब्लड सेल्स? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा निर्मित होती है। इस प्रोसेस को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। ब्लड सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीसी की। ब्लड सेल का पहला पार्ट आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसे हम इरिथ्रोसाइट भी इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है सबको पता है, 120 दिन। हर कोशिका का एक समय जीवन काल होता है जिसके अंदर उसका बनना और उसका डेड हो जाना निश्चित है। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की, जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी में आरबीसी बाइकोनकेव स्ट्रक्चर की डिस्क नुमा संरचना होती है। बाइकोनकेव स्ट्रक्चर की डिस्क नुमा एक डिस्क नुमा होती है जो अंदर से बीच से पतली होती है और साइड से मोटी होती है। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, इस प्रकार की आरबीसी होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है? हीमोग्लोबिन को कैरी करना, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी लाल रंग की दिखाई देती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार रहता है। आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि किस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप कौन सा है। जैसे कि हम लोगों ने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप की बात सुनी है, ए बी और ओ, जो कि उसको कौन डिफाइन करता है? एंटीजन। ए ब्लड ग्रुप पे ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप पे बी एंटीजन। एंटीबॉडी विपरीत रहेगी। अगर इसमें ए एंटीजन मिलेगा तो एंटीबॉडी इसकी क्या रहेगी? बी। अगर बी एंटीजन मिला है तो उसकी एंटीबॉडी रहेगी ए। ब्लड ग्रुप का जब चैप्टर आएगा तो हम लोग उसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिलहाल आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाया जाता है, जिससे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, या यूँ कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए, पता करने के लिए हमें आरबीसी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे आरबीसी की परिपक्वता के लिए भोजन जो है, सबसे उपयुक्त भोजन विटामिन B12 युक्त भोजन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आरबीसी को न्यूट्रिशन मिलता है। विटामिन B12 जिसको हम साइंटिफिकल नेम में साइनोकोबालामिन कहते हैं। ये जो है आरबीसी के लिए, आरबीसी का न्यूट्रिशन किससे पूरा होता है? एक अच्छी आरबीसी जो है, जब विटामिन B12 की मात्रा हमारे शरीर में बराबर रहेगी तब एक अच्छी आरबीसी का निर्माण होगा। फिर हम बात करेंगे आरबीसी ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती है। रेड कलर किसको? ब्लड को।
क्यों? क्योंकि आरबीसी से अटैच होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है और आरबीसी की वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। समझ में आ गया कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, प्लाज्मा का लाल क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आरबीसी उससे सेपरेट हो जाएगी तो प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा। आरबीसी वजन में भारी होती है प्लाज्मा से। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। जैसा कि आपको पता है 120 दिन का आरबीसी का लाइफ स्पान होता है। अब आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है। यह बोन मेरो बॉडी में पाई जाने वाली लॉन्ग बोन्स और इरेगुलर बोन्स में पाया जाता है। रेड बोन मेरो किस में पाया जाता है? लॉन्ग बोन और इरेगुलर बोन्स में पाया जाता है। यहाँ हम बात करेंगे लॉन्ग बोन। बोन दो प्रकार की होती है, जिसमें एक प्रकार का हिस्सा हो गया लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन और रेगुलर बोन, जिसमें से ये दो टाइप हो गए, लॉन्ग बोन और इरेगुलर बोन के अंदर बोन मेरो का निर्माण होता है। और रेड बोन मेरो जो है आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीसी के निर्माण को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। जब आरबीसी बनती है तो उसे क्या बोला जाएगा? इरिथ्रो, ERYTHRO पोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन या आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। बिल्कुल इजी है। आरबीसी का जीवन काल सामान्यतः 120 दिन होता है। इसके बाद स्प्लीन, लीवर और बोन मेरो में आरबीसी को नष्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल। उसके बाद में जब आरबीसी के नष्ट होने से आयरन और बिलीरुबिन प्राप्त होते हैं। आयरन और बिलीरुबिन। ये उसी प्रकार जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो हीम और ग्लोबिन दो भागों में हीमोग्लोबिन टूटता है। आयरन को हीम से और बिलीरुबिन को ग्लोबिन से हम लोग संबोधित करेंगे। यही हीम जो है, यही आयरन जो है फिर से आरबीसी के निर्माण में चला जाता है। जो आरबीसी फिर से निर्मित होगी ना तो उसमें ये आयरन चला जाएगा। और बिलीरुबिन जो है वो बिलीरुबिन का उपयोग लीवर बाइल के साथ बाइल पिगमेंट के रूप में करता है और शरीर इसे विभिन्न माध्यम से उत्सर्जित कर देता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन उत्सर्जन तंत्र के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट की, सेकेंड यानी WBC की।